3-4 वर्ड याद रखना बस, डियर, शीप, स्वाइन, फिश। अब आप कहोगे सर फिश का तो एक फिशेस होता है, इसका तो हमने फिशेस सुना है, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, इसकी चर्चा अपन थोड़ी देर में कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों वर्ड हैं अपने, ये चारों वर्ड अपने कैसे हैं बच्चों? ये चारों वर्ड हमारे लिए सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? तो ये बात हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिशेस वाली बात अपन थोड़ी देर में करेंगे। आइए दोस्तों ज़रा कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करें। तो मान लीजिए सर कहा गया आपसे कि देयर आर 20 डियर्स, माफ करना, 20 डियर्स इन दिस जू। अब आपसे कहा जा रहा है स्वाइन्स आर डर्टी, और यहां आपसे कहा जा रहा है दिस स्वाइन इज डर्टी। यहां आपसे कह रहे हैं सरकार शीप्स आर ग्रीजिंग देयर। यहां आपसे कहा जा रहा है शीप इज very useful for hillman। आइए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, छठवा ले लो। Fish is tasty when it cooks। एक और देखें भाई, There are many fish या fishes, मैं दोनों ले रहा हूं बच्चों यहाँ पे, in this tank, और यहाँ ले रहा हूं मैं आपके सामने There are many fish या fishes in this river। बच्चों यहीं से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। और आइए ज़रा इसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कहाँ और किस प्रकार से गलतियाँ होती हैं पेपर में और हमें उनको सुधारना भी है। तो बच्चों आप ज़रा ध्यान दें, देयर आर 20 डियर्स इन दिस जू। सबसे पहली बात तो भाई आप देखिए, जब ये अपने आप में प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही हैं, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो हमें ऐसे डियर्स लिखने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ डियर लिख दो ना भाई। देखो वैसे भी भाई किसी भी नंबर के बाद में जो भी वर्ड लिखा जाता है वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो ये हमारे लिए प्लूरल बन ही गया। वैसे भी देयर आर 20 डियर इन दिस जू, 20 हिरन इस चिड़ियाघर में मौजूद हैं। अब दूसरा देखिए, स्वाइन्स आर डर्टी लिखा हुआ है, सुअर बहुत गंदे होते हैं। बेटा एक बात मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूँगा कि जब भी आप प्लूरल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप हमेशा आर्टिकल क्या यूज़ करना, द जरूर यूज़ करना। तो आप यहाँ इतना लिखें दी स्वाइन आर डर्टी, बिल्कुल ठीक हो गया भाई, यानी कि जो सुअर हैं वो गंदे होते हैं। अब देखिए दी स्वाइन इज डर्टी, अब लिखा हुआ है सुअर गंदा होता है। यहाँ प्लूरल की बात हो रही थी, यहाँ सिंगुलर की बात हो रही, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ आर्टिकल द लगाने की, हटा दो, सिर्फ इतना लिख दो स्वाइन इज डर्टी, बिल्कुल ठीक है सर, चलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ये एरर कब बनेगा, एरर कब नहीं बनेगा। अब देखिए भाई लिखा है शीप्स आर ग्रेजिंग देयर। अब एक बात बताओ भाई, अभी ये प्लूरल फॉर्म में जा रहे हैं, भेड़ें वहाँ चर रही हैं, तो ये बताइए जब भेड़ें वहाँ चर रही हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप दी शीप आर ग्रेजिंग देयर, यानी भेड़ें वहाँ चर रही हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है शीप इज़ वेरी यूजफुल। अब देखो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ, भेड़ उपयोगी होती है, बहुत उपयोगी होती है। फॉर हिलमैन, हिलमैन माने पहाड़ी लोग के लिए, पहाड़ी आदमी के लिए बहुत उपयोगी होती है। आगे तरफ बढ़ते हैं भाई, देखें क्या कह रहा है भाई, 6 नंबर क्या कह रहा है,
फिश इज़ टेस्टी, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो वो ये कहना चाह रहा है कि मछली स्वादिष्ट होती है व्हेन इट कुक्स, जब इसे पकाया जाता है। तो अब एक बात बताइए भाई, यहाँ ये तो कहा नहीं जा रहा कि मछलियाँ स्वादिष्ट होती हैं, नहीं, ऐसे तो बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं, हालांकि हर एक मछली को खाया भी जाता है। मैं तो भाई मछली खाता नहीं हूँ तो मुझे तो जानकारी नहीं है, खैर जो खाता होगा उसे जानकारी होगी। अगर मछलियाँ बहुत टेस्टी होती हैं तो आप लिख लेना यहाँ, फिर फिशेस कर देना, माफ़ करना, यहाँ पे फिशेस नहीं होगा, केवल फिश होगा, क्योंकि हम मछलियों की बात कर रहे हैं। आप किसी न किसी एक प्रजाति की बात कर रहे हैं या अलग अलग प्रजाति की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, इस चीज़ को समझेंगे ज़रा। अगर आप फिश की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही प्रजाति की, थोड़ा इस चीज़ को समझ लेना, एक ही प्रजाति की अनेकों मछलियों की बात होती है, अनेकों मछलियाँ। और जब फिशेस लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया अलग अलग प्रजातियों की अनेकों मछलियाँ। तो बच्चों अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इस सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करोगे और कैसे सही करोगे, जो आपके ऊपर है। आइए ज़रा बात करते हैं 7 नंबर की। देयर आर मैनी फिश या फिशेस इन दिस टैंक। टैंक के अंदर एक ही प्रजाति की अनेकों मछलियाँ हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ थोड़ा सा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि टैंक सीमित होता है। तो यहाँ पे बच्चों आप केवल फिश यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से फिशेस काट देना। अच्छा, यहाँ देखिए बात हो रही है नदी की, तो नदी के अंदर 100% अलग अलग प्रजातियों की अनेकों मछलियाँ पाई जा सकती हैं। तो यहाँ से फिश काट देना तो फिशेस कर देना। बस ये छोटी सी एक बात होती है फिश के साथ में जो हमें समझनी है या समझनी होती है। तो भाई आप इसे फुर्ती में नोट डाउन कर लीजिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। टेक योर टाइम। बच्चों चीज़ें बहुत आसान होती हैं, पेपर में जो पूछा जाता है वो सब कुछ आसान होता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे किस तरीके से पढ़ते हैं या किस तरीके से समझते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। और रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने लैंग्वेज की। मुझे लगता है आपको इसका हिंदी अर्थ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भाषा कहा जाता है, ठीक है, इसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा, हर एक मुल्क की अपनी एक भाषा है। आप ये कह सकते हैं कि हर एक मुल्क के पास अपनी एक राष्ट्रीय भाषा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो वहाँ जर्मन आपको सुनने को मिलेगी, 100% वहाँ आपको जर्मन मिलेगी। अगर मान लीजिए आप ब्रिटेन या अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश सुनने को मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा, आप अगर फ्रांस जा रहे हैं तो वहाँ आपको फ्रेंच सुनने को मिलेगी। यहीं अगर आप जापान जा रहे हैं तो वहाँ आपको जापानीज़ सुनने को मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आप चीन जाएंगे तो वहाँ चीन में चाइनीज़ भाषा है, या उसे हम मंदारिन भी कहते हैं। तो अगर आप चाइनीज़ ही लिख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ चाइनीज़ लिख लें। सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ आपको अरबी मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जब अलग अलग देशों में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की भाषाएं वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी आपको 100%। जैसे अगर आप, जैसे आपने डच भी एक भाषा है तो ये आपको सुनने को मिल जाएगी, है ना। तो ये सभी की सभी भाषाएं हैं आपकी। लेकिन जैसे आप भारत के अंदर प्रवेश करेंगे तो भारत के अंदर आपको मराठी भी सुनने को मिलेगी, हिंदी भी सुनने को मिलेगी। अच्छा, यहीं आपको तमिल सुनने को मिल जाएगी, मलयालम सुनने को मिल जाएगी, गुजराती सुनने को मिल जाएगी, आपको बंगाली सुनने को मिल जाएगी, पंजाबी सुनने को मिल जाएगी। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजकीय भाषा है। अच्छा, हिंदी भी राजकीय भाषा इसलिए बना दी गई है क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा थी, यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। इस आधार पर हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया और उसके बाद में इंग्लिश को सहायक भाषा के रूप में ले लिया गया।
और फिर बाकी भाषाएं स्टेट के आधार पर बना दी गई। तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है क्या, तो हमारा उत्तर है नहीं सर, है ही नहीं, राजभाषा है। राजभाषा जिसमें हम अपना राजपाट यानी कि अपनी जो भी गवर्नमेंट है वो अपने कामकाज को कर सके। तो आप ये खैर ये एक बड़ा मैटर है, और हिंदी राजभाषा है, लेकिन भारत भाषाओं का देश है, अनेकों भाषाओं का देश है। पूरे विश्व में लगभग 3,500, शायद मैंने कम बोल दी, 3,500 लगभग बोल रहा हूँ मैं, लगभग 3,500 भाषाओं को बोला जाता है या सुनने में आई है ये भाषाएं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि भाई लगभग अगर ये मान लिया जाए कि कितनी भाषाएं, तो इससे ऊपर बहुत सारी भाषाएं हैं। खैर हमें उन भाषाओं पे जाना भी नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ इसका एक छोटा सा टॉपिक लेना है। ये जो भाषाएं किसी ना किसी देश की अपनी एक भाषा है। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो भाषा है वो हमेशा होती है इक्वल सिंगुलर के, यानी आप ये समझें कि भाषा सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ हमेशा आप यूज़ करोगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करोगे। इस बात का ध्यान रखना। भाषा जो होती है वो सिंगुलर होती है और वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब लेती है अपने साथ। लेकिन इसमें एक फैक्ट क्या आ जाता है, फैक्ट ये आ जाता है कि यदि इन सभी भाषाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल द कनेक्ट कर देते हैं, बच्चों मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना, अगर आप आर्टिकल द कनेक्ट कर देते हैं तो यही भाषा प्लूरल बन जाती है। तो अब देखिए अगर आप द कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा दी जर्मन, माफ करना, यहीं आपने लिखा जर्मन, दी जर्मन, तो अब इस जर्मन का मतलब क्या हो जाता है पता है? दी जर्मन का मतलब हो जाएगा जर्मन पीपल। दोस्तों इसमें जर्मन पीपल ये वर्ड लग जाता है, जिस कारण से ये भाषाएं कैसी हो जाती हैं, आपकी प्लूरल हो जाती हैं। और प्लूरल होने की वजह से इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होगा। देखो यहाँ सिंगुलर यहाँ प्लूरल, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करेंगे। आप जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप यहाँ लिखते हैं दी इंग्लिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश पीपल। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। भाई जर्मनी के लोग, अंग्रेज लोग, अगर यहीं पे आप इसके साथ जोड़ेंगे, आप लिखेंगे दी फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप हो जाएगा फ्रेंच पीपल, यानी फ्रांसी लोग। तो आप मेरी बात यहाँ समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वैसे तो भाषा जो होती है कैसी होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती है अपने साथ। लेकिन अगर भाषाओं के पहले आप आर्टिकल द कनेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल बन जाएगी। प्लूरल क्यों बन जाएगी, क्योंकि उनके साथ में क्या कनेक्ट हो जाता है, पीपल कनेक्ट हो जाता है, जिस कारण से वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लेगी। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक या बात थी। अच्छा यहीं पे आगे की तरफ थोड़ा बढ़ता हूँ मैं, आप मेरी बात तो यहाँ समझ गए होंगे, तो इसलिए मैं ज़रा इस चीज़ को यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, मतलब बंद कर देता हूँ। अच्छा ये आपका पहला पॉइंट था और ये आपका दूसरा पॉइंट था, ऐसे ले लो भाई, ये पहला पॉइंट था, ये आपका दूसरा पॉइंट था। अब ज़रा ध्यान देंगे, हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों मान लीजिए आप आर्टिकल द लगाना चाहते हैं, भाषा का नाम लिखना चाहते हैं, आप मेरी बात को समझना, आप लैंग्वेज नेम लिखना चाहते हैं, पर आप ये चाहते हैं कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो वो सिंगुलर हो, यानी इसका जो भाव है वो चेंज ना हो। जैसे यहाँ पे देखो इसका भाव बदल गया, अभी ये भाषा थी, जैसे ही हमने द कनेक्ट किया तो ये लोग बन गए। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये लोग ना बने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड है LANG, ये वाला वर्ड, बच्चों जरा ध्यान देना, ये वाला वर्ड हमको इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए फिर आप इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये भाषा ही बन के रह जाएगा, भाषा ही बनकर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा, आपको बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा इसी में एक चीज़ और समझें ज़रा बच्चों, भाषा के दो ही रूप हो सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भाषा के दो ही रूप हो सकते हैं।
दोस्तों भाषा के दो ही रूप हो सकते हैं, अब वो दो रूप कौन से हैं? एक है इजी और दूसरा डिफ़िकल्ट। बच्चों बहुत गलत वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, टफ़। टफ़ कभी यूज़ नहीं करना, क्योंकि टफ़ तो आपके जूते होते हैं। भाषा तो दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो इजी हो सकती है या फिर वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, आप मेरी बात को यहाँ समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। आइए कुछ एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे बच्चों ज़रा। आपने कहा कि सी कैन स्पीक द फ्रेंच। इसी में आपने कहा सर इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। एक और वर्ड ले लेते हैं भाई दोस्तों, यहाँ थोड़ा इसको बंद कर देते हैं हम लोग, और ले लेते हैं थोड़ा सा। आपने कहा सर दी अरबी इज फैशनेबल आई नो दी उर्दू एंड इंग्लिश। एक और देखें भाई, दिस लैटर इज रिटन इन द डच। चलिए दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं आपके लिए, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी समझने में। अब जैसे पहला सेंटेंस है, इसके बारे में चर्चा करें भाई, इसमें गलती बता दें तो भाई सीधी बात है, सी कैन स्पीक दी फ्रेंच। देखो भाई भाषा है, भाषा के नाम के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए गलत हो गया सर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप आर्टिकल यूज़ करना चाहते हैं, द यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इसको लिखेंगे सी कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज। बच्चों आप ये वर्ड जोड़ देंगे ना, जैसे ही आप ये वर्ड जोड़ेंगे सेंटेंस मेरा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कोई गलती नहीं है। देखिए आर्टिकल द भी लगा रह गया, भाषा का नाम भी लिख दिया, और ये वर्ड जो है इसको स्पेसिफिक कर रहा है, किसको, ये भाषा को। द लगा दिया और यहाँ पर द लगाने के बाद लैंग्वेज, ये दोनों इसको भाषा को क्या कर रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं कि वह बोल सकती है फ्रेंच भाषा को। अच्छा, तो इस बात को हमने कहाँ से फॉलो करवाया है, यहाँ से फॉलो करवाया। देखो भाई दी लैंग्वेज नेम, लैंग्वेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर जरूरत पड़ती है तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इसमें तो जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ। आगे देखें भाई, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। एक बात बताओ, भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने फ्रेंच भाषा को हरा दिया, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया, तो ये तो समझ में आता है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे भाई, आप इसको सीधा चेंज करेंगे बच्चों। यहाँ पे पहली बात तो दी इंग्लिश होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा अंग्रेज लोगों ने हरा दिया। किसको हरा दिया, तो अब आप जानते हो भाई किसको हरा दिया, दी फ्रेंच, यानी फ्रांस के लोगों को हरा दिया। भाई ये बात हमें समझ में आ जाती है। 3 नंबर, दी अरबी इज़ फैशनेबल। अगर ये भाषा है मान लीजिए, तो वो फैशनेबल कैसे हो सकती है? मैंने आपको बताया भाषा के 2 ही रूप हो सकते हैं, या तो वो इजी हो सकती है या वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। देखो 2 ही रूप हैं, कभी भी भाषा फैशनेबल नहीं हो सकती। भाई श्रृंगार करके थोड़ी आएगी, आपको क्या लगता है वो मेकअप करके आएगी, लिपस्टिक लगा के आएगी? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। लोग फैशन करते हैं तो वो फैशनेबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, आप यहाँ यूज़ करेंगे आर। क्या हो जाएगा भाई, अरब के लोग फैशनेबल होते हैं, तो दी अरब माफ़ कीजिएगा, दी अरबी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा अरबी पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 4th नंबर, आई नो, मैं जानता हूँ दी उर्दू एंड इंग्लिश। अभी बताया मैंने आपको कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अब देखो आपने कर दिया, अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो फिर पीछे की तरफ लैंग्वेज वर्ड और कनेक्ट कर देना आप। आइए भाई 5 नंबर देख लेते हैं, दिस लेटर इज रिटन। ठीक है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिस लेटर इज रिटन इन दी डच। अब आप जानते हो कि ये जो डच लिखा हुआ है ये भाषा है और आर्टिकल हमको नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं आर्टिकल लेना तो फिर पीछे की तरफ एक शब्द जोड़ दें, लैंग्वेज। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। फुर्ती में नोट कर लीजिए भाई, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, चेको टाइम। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको धीरे धीरे हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आप लोगों को छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि पेपर में आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब नाउन की ही बात हम लोग कर रहे हैं तो ये कुछ वर्ड्स आप ज़रा ध्यान से देखिए। डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये कुछ वर्ड्स आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो इन्हीं के आधार पर कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी कुछ रूल हैं। पहले मैं इनके हिंदी अर्थ बता देता हूँ। डजन का मतलब होता है दर्जन, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, 1000 है भाई, आप जानते हैं। इसे कहा जाता है 10 लाख और इसे कहा जाता है 1 अरब। ठीक है, इसे कहा जाएगा 1 अरब। तो आइए सर बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा कि आखिरकार यहाँ से कौन सा रूल निकलेगा या क्या नियम होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आपके सामने कोई नंबर दिया होगा और ये सभी वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे डजन, 100, ... तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वर्ड सिंगुलर लिखे जाएंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे। इसके बाद जो नाउन लिखा जाएगा वो ज़रूर प्लूरल लिख देना आप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात है आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे मुझे नंबर बताने की शायद आपको आवश्यकता ना पड़े, आप जानते हैं पहले हम शायद डिस्कस कर चुके हैं नंबर के बारे में। आपको 1 छोड़ना होगा, वैसे नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 यहाँ से शुरुआत होती है। आप इसमें 1 छोड़ देना, क्योंकि 1 का मतलब तो एक ही होता है, ये छोड़ के चलना। 2 3 4 से लेना है हमको। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला पॉइंट था इससे रिलेटेड। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा जो पॉइंट है उसे हम थोड़ा सा ऑफ से कनेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, जब भी ऑफ यूज़ होता है तो आप ये समझिए चीज़ों को बांट दिया जाता है। ठीक है, क्या नियम है ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। नियम ये कहता है कि जब आप नंबर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद डजन, 100 आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर ही रखना, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रखना। उसके बाद आप ऑफ लगाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाएंगे। बच्चों ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि दिख आपको एक जैसा ही रहा होगा, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। ये रूल हमारा ऑफ का रूल है। ठीक है, ये बांटने का काम करता है। आइए ज़रा इसी में एक और जो रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये नंबर हटा दिया जाए और डायरेक्ट ये वर्ड आ जाते हैं डजन, 100 ... तो ध्यान रखना फिर ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे और इसके बाद में ऑफ यूज़ होगा तो उसके बाद प्लूरल नाउन ही लिखोगे आप लोग। बच्चों ये जो वर्ड है यहाँ, ये ऑफ का नियम का हमारा रूल है। आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखें भाई। सी परचेस्ड, ध्यान से देखना भाई। भैया 3 फॉर्म है, बस इसके 3 ही नियम हैं। ऑफ के साथ में 2 हैं इसके,
और एक इसका नंबर के साथ में ये जो चल रहा है, मैं पहले यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। सी परचेज्ड 3 डजन्स मैंगोज। अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता, सी परचेज्ड 3 डजन्स ऑफ मैंगोज। अच्छा, एक और चीज़ देखना ज़रा, अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने डजन ऑफ मैंगो वॉज रॉटन। अब देखो, मैंने आपको तीनों ही बताई हैं यहाँ पे, तो आइए ज़रा इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और बहुत ही सरल है। सी परचेस्ड, उसने खरीदे 3 डजन्स मैंगोज। बच्चों, अब यहाँ पे आप समझना, आपने नंबर लगा दिया, नंबर के बाद में ये जो डज़न, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, जितने भी वर्ड यूज़ होंगे सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे डज़न। और देखो ये प्लूरल वर्ड ही यूज़ होगा, तो ये बिल्कुल सही है। सी परचेज 3 डजन मैंगोज, उसने खरीदे 3 दर्जन आमों को, उसने 3 दर्जन आमों को खरीदा। दूसरा देखते हैं भाई, सी परचेज्ड 3 डजन्स ऑफ मैंगोज। अब देखो, आपने ऑफ का नियम यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। आमों में से 3 दर्जन, देखो भाई 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे डजन्स यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डजन यूज़ होगा। देखो ये वाला नियम फॉलो हुआ है, ये वाला नियम फॉलो हुआ है। तो देखो ये बांटने का काम कर रहा है। ऑफ का नियम मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा बांटने का काम करता है। आमों में से 3 दर्जन, सी परचेस्ड 3 डजन ऑफ मैंगोज, आमों में से 3 दर्जन उसने खरीदे। अब देखो भाई 3 नंबर देखना, डजन ऑफ मैंगो नहीं बच्चे, जब आप ऑफ के नियम का यहाँ पालन कर रहे हैं और यहाँ कोई नंबर तो दिया नहीं है, आप देखो नंबर नहीं दिया हो तो डजन 100 ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन नहीं आएगा, तो देखो भाई डजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था भाई, आपका यहाँ यूज़ होना चाहिए था डजन्स, डजन्स ऑफ। अब यहाँ मैंगो यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, मैंगोज। और देखो यहाँ वॉज यूज़ नहीं होगा, यहाँ वर यूज़ होगा। भाई आप जानते हैं अच्छे तरीके से। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बाद अगर आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ही कनेक्ट करना, ठीक है सर। अगर आप कहें सर यहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को ही रखना, ठीक है। तो भाई देखो, डजन्स ऑफ मैंगोज वर रॉटन, यानी आमों में से दर्जनों सड़ गए थे। तो लो भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी चीज़ जो छोटी लग रही है पर बड़ी मोटी है समझ में आ गई होगी। तो सर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। आप इसे फुर्ती में नोट कर लीजिए भाई, आपको मैं समय दे रहा हूँ, चेक योर टाइम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। दोस्तों ये सभी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, और एक एक बात, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पेपर में आ जाती हैं। आपका रूल नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसे मैं थोड़ा हाइफन से कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो रूल हमारा है ये हाइफन से रिलेटेड है, ये यहाँ से रिलेटेड है हाइफन से। जो हाइफन से रिलेटेड है वो क्या कहता है, पहले एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने इस टाइप के एग्जांपल बहुत बार देखे होंगे, जैसे सी गैव मी और 10 रुपी नोट्स, या आपने देखा होगा सी गैव मी 3 10 रुपीज नोट।
एक और देखो भाई, आई एम 10 years old बॉय। एक और देखते हैं भाई, ही हैज 5 acres लैंड। आओ सर और देख लेते हैं, ही हैज़ ए लगाओ, ठीक है ना बच्चों, ही हैज़ अ 5 acres लैंड। एक और देखें भाई, सी को बाहर में जाने देते हैं। BSc इज अ 3 year डिग्री कोर्सेस। चलिए दोस्तों, ये आपने कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल 100% देखे होंगे, और जब ये आपने देखे होंगे तो आपके दिमाग में ज़रूर घंटी बजी होगी, अरे यार ये किस तरह से सॉल्व होते हैं या कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, इस हाइफन का जो मतलब होता है, ये छोटा सा एक कॉमा टाइप में होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा होता है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे कर दोगे ना तो ये तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा डैश हो जाएगा, इसे डैश कहा जाएगा, इसे हाइफन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसे तो हम डैश कह देते हैं, और ये हाइफन होता है। जब भी आप हाइफन यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि दो वर्ड हमेशा एक जैसी शक्ल के होते हैं। एक जैसी शक्ल मतलब सिंगुलर जैसे होते हैं, वो दोनों ही सिंगुलर होते हैं जो इस सिंगुलर फॉर्म का ही मतलब देते हैं, मतलब सिंगुलर फॉर्म का ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे सी गेव मी 10 रुपी। अब देखना जरा, इन दोनों को आप जरा ध्यान से देखो, जो हाइफन लगा है 10 रुपी का मतलब क्या हो गया, वो क्या कहना चाह रहा है, 10 रुपया। अब जो 10 रुपया की संख्या कितनी है वो कह रहा है एक संख्या है, तो इस एक के अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज होना चाहिए था, केवल और केवल नोट यूज होना चाहिए था। भाई देखो, बड़ा सिंपल सा भाव है, जब हाइफन लग के आया है तो आप ये समझ जाओ इनको तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ये दोनों सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर अर्थ ही देंगे, भाव भी इनका सिंगुलर होगा। इसके पहले जो है वो संख्या निर्धारित करेगा, और इसी संख्या के अनुसार इस हाइफन वाले वर्ड के बाद जो वर्ड होगा वो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, वो डिसाइड ये संख्या करेगी। अब देखो भाई, दूसरा, सी गैव मी 3 10 रुपीज नोट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीज़ समझाई, ये भी सिंगुलर फॉर्म में, ये भी सिंगुलर फॉर्म में, तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रुपी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 रुपया, पर 10 रुपया की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या यूज हो जाएगा, यहाँ यूज हो जाएगा नोट्स। देखो भाई, यहाँ एक संख्या थी इसलिए नोट, यहाँ 3 है संख्या इसलिए नोट्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सी गैव मी 3 10 रुपी नोट्स, उसने मुझे दिए 3 10 रुपए के नोट। आगे बढ़ते हैं भाई, तीसरा,